दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन एक नए कॉन्सेप्ट नीली अर्थव्यवस्था मतलब कि ब्लू इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में अपन ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो, और भारत के संदर्भ में ब्लू इकोनॉमी का क्यों महत्व है, वर्तमान संबंध में वैश्विक स्तर पर देखो या भारत के स्तर पर देखो, ब्लू इकोनॉमी का महत्व क्यों बढ़ रहा है, इस संदर्भ में अपन डिटेल में जानेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। चलो चलते हैं। सबसे पहले अपन यही जानते हैं कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो संसाधन है, कौन से संसाधन? समुद्री संसाधन, समुद्री संसाधन व तटीय संसाधन। मतलब कि जैसे कि ये भारत की अर्थव्यवस्था और इसके आसपास जो समुद्र है और इसके तट के आसपास का एरिया, यहाँ पर उपस्थित जो भी संसाधन है उनका उपयोग आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के लिए व आजीविका के लिए करना, लेकिन वो किस तरीके से करना? सतत तरीके से, इस तरीके से करना जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, जलवायु परिवर्तन नहीं हो। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है समुद्री संसाधनों व तटीय संसाधनों का इस्तेमाल रोजगार के लिए, आय के लिए, विकास के लिए, आजीविका के लिए करना, और वो भी सतत तरीके से करना जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके। वर्तमान में भारत के स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी ब्लू इकोनॉमी का महत्व बढ़ रहा है। क्यों? भूमि संसाधनों पर बढ़ते दबाव और लोगों की बढ़ती मांग और समुद्री संसाधनों के नए नए अन्वेषणों से पता चला है कि जो समुद्र है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। वहाँ पर न सिर्फ पानी की ज़रूरत है बल्कि दूसरे संसाधन भी ऐसे हैं जो मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए भारत व वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए समुद्री संसाधनों का महत्व बढ़ रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी का महत्व क्यों बढ़ रहा है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब एक बार पुनः अपन देख लेते हैं। समुद्री संसाधनों, किसका? समुद्री संसाधनों और तटीय संसाधनों का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, आय के लिए, रोजगार के लिए करना, और वो भी वो उपयोग सतत होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। अब अपन को समुद्री संसाधनों में या किस किस को समुद्री संसाधनों में माना जाएगा और ब्लू इकोनॉमी के अंदर किसको इंक्लूड किया जाएगा ये जानते हैं। ब्लू इकोनॉमी के अंदर आप खुद इमेजिन करो कि समुद्री संसाधन, समुद्र से अपन को क्या क्या प्राप्त होता है। समुद्र को ध्यान में लाओ, आपके दिमाग में आना चाहिए समुद्र। ठीक है, समुद्र से अपन क्या क्या चीज़ें लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यही देखते हैं कि समुद्र से अपन क्या क्या प्राप्त करते होंगे। वेट फॉर अ मिनट। तो समुद्र से अपन क्या क्या प्राप्त करते होंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने मत्स्य पालन के बारे में सुना होगा। मत्स्य पालन का मतलब मछली पकड़ना, जो भारत में खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा स्रोत है। बहुत सारे तटीय इलाकों में मछलियाँ खाद्यान्न का एक स्रोत है। ठीक है, मछलियों से तेल और दूसरे जैविक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो मछली पालन, ब्लू इकोनॉमी, जो बहुत सारे लोगों को आजीविका प्रदान करता है। भारत में भी तटीय इलाकों में बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपने जीवन के लिए व आजीविका, आय के स्रोत के लिए इन संसाधनों के ऊपर निर्भर है, और बहुत सारे मछुआरे अपनी जीविका के लिए इन्हीं के ऊपर निर्भर है। दूसरा, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अपन डिटेल में आगे जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन एक ब्लू इकोनॉमी का पार्ट माना जाता है समुद्री जैव प्रौद्योगिकी को भी। ठीक है। तीसरा है समुद्री परिवहन। समुद्री परिवहन का मतलब है कि समुद्र में आपने बहुत बड़े बड़े कार्गो सामान ले जाते हुए देखा होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि भारत से सामान अमेरिका भेजना है, तो सामान को अमेरिका भेजने के लिए भारत में कैसा कोई रोड नहीं बना हुआ है कि भारत से अमेरिका सामान चला जाएगा। सामान जाने के लिए भारत समुद्र का उपयोग करता है। तो समुद्री परिवहन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो एक संसाधन के रूप में ही हुआ, क्योंकि इससे अपन को अपने माल को दूसरे देश में पहुंचाने में सहायक हुआ। तो
समुद्री पवन, भारत के संदर्भ में भारत का वैल्यू के हिसाब से टोटल 90% जो माल है ना वो समुद्रों के माध्यम से ही एक देश से दूसरे देश जाता है। तो इसीलिए भारत के संदर्भ में ये और ज़्यादा ब्लू इकोनॉमी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तटीय पर्यटन, आपने गोवा के बीच के बारे में सुना होगा, ये भी तो गाना सुना है, गोवा वाले बीच पे। तो गोवा का बीच हो या फिर पश्चिमी घाट को हो या पूर्वी घाट, भारत में समुद्री पर्यटन एक आय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। न सिर्फ ये वहाँ के लोगों के लिए पर्यटन का, बल्कि वहाँ पर आसपास में जो लोग रहते हैं उनके लिए आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन होता है। जैसे कि गोवा में जाने वाले लोग गोवा में एंजॉय करने के लिए आसपास के लोग इधर बहुत सारे सामान, जैसे कि नारियल बेचने वाला, तो उसको वहाँ पर आने वाले लोग रोजगार का एक साधन दे रहे हैं। उसके अलावा जैसे क्रूज शिप हो रही है तो उनको भी एक साधन दे रहे, पर्यटन जाते तो क्रूज पर्यटन के लिए इस्तेमाल करते। तो ये चीज़ हो जाती है कि पर्यटन भी ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। फिर ऊर्जा के अंदर कौन कौन सी ऊर्जा आती है? तो वेव ऊर्जा आती है। वेव ऊर्जा मतलब कि समुद्रों के ऊपर जो तरंगे चलती है तो उन तरंगों के माध्यम से भी एनर्जी उत्पन्न की जाती है, तो उसको बोलते हैं वेव एनर्जी। तो समुद्र एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ। दूसरी है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का मतलब है ज्वारीय ऊर्जा। सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो लहरें उठती है उसके कारण भी एनर्जी उत्पन्न होती है, उसी को टाइडल एनर्जी बोलते हैं। दूसरी होती है अपतटीय पवन ऊर्जा। अपतटीय पवन ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अब इन संदर्भ गहरे समुद्र में खनिज का मतलब है कि समुद्र पटल के ऊपर तो अपन ने जैसे मछलियाँ प्राप्त कर ली, दूसरे जैविक पदार्थ प्राप्त कर ली, लेकिन समुद्र के तल में भी ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पेट्रोलियम से लेकर लिथियम से लेकर कोबाल्ट तक समुद्र इन संसाधनों से भरपूर रूप से भरा हुआ है। तो ऐसे में ब्लू इकोनॉमी का महत्व आधुनिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अपन ने ये समझ लिया कि ब्लू इकोनॉमी का महत्व क्या क्या है। मछली पालन से संबंधित है, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के संबंधित, समुद्री परिवहन, तटीय पर्यटन, ऊर्जा और गहरे समुद्र में खनिज। अब ये इन्हीं पॉइंट्स को लेकर देखेंगे कि भारत के संदर्भ में इनका क्या महत्व है। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी इतनी क्यों महत्वपूर्ण है। आज जैसे कि भारत को अपने 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है कि भारत को कुछ समय में अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचाना है। तो ऐसे में ब्लू इकोनॉमी कैसे भूमिका निभा सकती है, कैसे बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है, कैसे समावेशी विकास और पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से ब्लू इकोनॉमी का महत्व हो सकता है। दूसरा, आधुनिक समय में जिन संसाधनों की मांग बढ़ रही है, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल का बहुत बड़ा स्रोत समुद्री संसाधनों में अवेलेबल है। ऐसे में ब्लू इकोनॉमी का महत्व वर्तमान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपन आगे देखेंगे कि भारत सरकार ने क्या प्रयास किए, भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और भारत ने इनका इस्तेमाल करने के लिए कि ब्लू इकोनॉमी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, उसके लिए क्या प्रयास किए। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो भारत की जो तटीय रेखा है वो बहुत लंबी तटीय रेखा है। आपने भारत की तटीय रेखा के बारे में पढ़ा हो तो भारत की तटीय रेखा अपने आप में बहुत बड़ी है। जैसे कि अपन भारत का मैप देखते हैं, ये भारत का मैप है, तो भारत की तीनों तरफ पानी है, ठीक है। कुछ 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। तो ऐसे में इतनी लंबी तटीय रेखा को डायरेक्ट अपन क्या है, ब्लू इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है, समुद्री संसाधनों का सतत तरीके से प्रयोग करना। ऐसे में 7,500 किलोमीटर लंबी जो तट रेखा है वो भारत को ब्लू इकोनॉमी का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो एक तो ये, और दूसरा इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड जो वाटर है, इनलैंड वाटर भी भारत में बहुत, जैसे बहुत बड़ी बड़ी झीलें हो गई, बहुत बड़ी बड़ी नहरें हो गई, नदियाँ हो गई। तो ये नदियाँ, नहरें, झीलें भी भारत में ब्लू इकोनॉमी को
ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो मछली पालन जो अपन ने देखा था, तो भारत में मछली पालन बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में रोजगार और आजीविका के लिए मत्स्य पालन भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो गया है। तो ब्लू इकोनॉमी का भारत के संदर्भ में महत्व क्यों हो गया? क्योंकि भारत के बहुत सारे लोगों को, जो मुख्यतः जो तटीय इलाकों में रहते हैं, उनके लिए समुद्र अपने आप में एक आजीविका का स्रोत हो जाता है। बहुत सारे लोग अपनी आजीविका के लिए उसके ऊपर निर्भर है। मछली पालन से लेकर पर्यटन को ले लो, तो इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हुआ। ठीक है। दूसरा, तो सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए? तो देखिए, तो भारत ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021 में सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चालू की, जिसके माध्यम से मत्स्य पालन को एक सतत तरीके से बढ़ाया जा सके। सतत तरीके का मतलब कि ना तो ओवर फिशिंग की जाए और जो संसाधनों का एक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। कैसे? कि जो मछुआरे हैं उनको प्रशिक्षण देना कि तुम कैसे बेहतर तरीके से समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल कर सको, कैसे पर्यावरण अनुकूल तरीके से तुम फिशिंग कर सको, उसके लिए प्रशिक्षण देना और जागरूकता बढ़ाना। जागरूकता किस संदर्भ में? ये बताना कि समुद्री संसाधन तुम्हारे आजीविका का स्रोत है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ ये तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आजीविका का स्रोत होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत एक तो प्रशिक्षण और जागरूकता, दूसरा मछुआरों और जो मछली किसान है उनकी आय को दुगुना करना इसका लक्ष्य है। क्या? जो मछली किसान है और जो मछुआरे हैं उनकी आय को दुगुना करना। अब आय को दुगुना करने से क्या होगा? उनकी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो वो भी अपनी अर्थव्यवस्था के अनुकूल होगा। उनके लिए मत्स्य पालन के लिए भी अगर आपके पास बेहतर बुनियादी ढांचा है, मतलब जैसे कोल्ड स्टोरेज की अवेलेबिलिटीज़ अच्छी है तटीय इलाकों में, या फिर और कुछ, मतलब कि जो शिप बिल्डिंग का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि अवसंरचनात्मक सुधार के साथ साथ मत्स्य पालन की जो गतिविधि है वो भी बेहतर तरीके से होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सतत मछली पालन और ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योजना है। तो आई थिंक आपको सबसे पहला काम मछली पालन तो समझ में आ गया, जो कैसे भारत के लिए इम्पोर्टेंट है और भारत की ब्लू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सरकारी प्रयास भी समझ में आ गया। दूसरा है महासागरीय ऊर्जा। मैंने आगे बताया कि महासागर से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। फिर वो तरंग ऊर्जा है, तरंग मतलब कि वेव से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। हवा के माध्यम से जब लहरें ऊपर नीचे उठती है तो उसके कारण वेव्स पैदा होती है और वेव्स से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, तो वेव एनर्जी। दूसरा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी सूर्य और चंद्रमा के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण दिन में 2 बार जो समुद्री जल है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उसके कारण भी एनर्जी उत्पन्न होती है। उस एनर्जी को बोलते हैं टाइडल एनर्जी। तीसरी ये ओटेक एनर्जी, मतलब कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसका मतलब क्या होता है कि जो समुद्री जल है ना, ऊपर ये समुद्र है, ये जैसे ये टब लेना है तो इसको समुद्र मानना है, तो इसके जो ऊपर से नीचे तक देखेंगे ना अपन, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जो समुद्री जल का जो टेम्परेचर है ना उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। मतलब जो आप सतह का जो टेम्परेचर देखेंगे समुद्र का और जो नीचे का समुद्र का टेम्परेचर देखेंगे उसमें एक डिफरेंस पाया जाता है। उस डिफरेंस के कारण एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है, तो उसी को बोलते हैं ओटेक एनर्जी, मतलब कि ओशियन थर्मल मतलब तापमान एनर्जी कन्वर्जन, तो ये होती है ओटेक एनर्जी। तीसरा है अपतटीय पवन ऊर्जा। अपतटीय पवन ऊर्जा का मतलब है कि समुद्र के बीच में पवन चक्की लगाना। इससे समुद्र क्या है कि समुद्र के अंदर जब हवा चलेगी तो उसके अंदर अवरोध पैदा नहीं होगा। जैसे हवा एक तो क्या आएगी, ये अपना ये भारत है और ये समुद्र वाला इलाका, तो यहाँ से हवा चलेगी तो इसमें बीच में बहुत सारे आपको कोई भी संरचना दिखने को मिल जाएगी, पुल देखने को मिल जाएंगे, सड़कें देखने को मिल जाएगी, टावर देखने को मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि हवा चलती है तो उसमें अवरोध पैदा होता है, तो जो पवन ऊर्जा की जो एनर्जी है ना उसको थोड़ा धीमा कर देती है हवा को। लेकिन जब अपतटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की जो चक्की लगाई जाती है तो पवनें बहुत तेजी से बहने लगती है, तो उससे ऊर्जा पैदा होती है। तो अपतटीय पवन ऊर्जा भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत सरकार
भारत में अभी भी ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है, जो जलवायु परिवर्तन में भी सहायक है। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वर्तमान सरकार नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए और एसडीजी गोल नंबर 14 बोलता है कि समुद्र संसाधनों का सतत तरीके से उपयोग करना, और दूसरे एसडीजी लक्ष्य भी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उद्यत करते हैं। ऐसे में इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2030 तक समुद्री संसाधनों के सतत प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा 2030 तक अपतटीय ऊर्जा के लिए 30 गीगावाट अपतटीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। उसके साथ साथ आईआईटी मद्रास द्वारा तमिलनाडु तट पर तरंग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक परियोजना का शुभारंभ भी किया गया। किसने? आईआईटी मद्रास द्वारा। और 2030 तक अपतटीय ऊर्जा के लिए 30 गीगावाट एनर्जी का लक्ष्य रखा है। तो ये बताता है कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को ब्लू इकोनॉमी से जोड़कर ब्लू इकोनॉमी का फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रही है, जिससे सतत विकास की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सके और सतत विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी एक बेहतर परिवर्तन किया जा सके। तो आगे चले तो आगे आता है समुद्री जैव प्रौद्योगिकी। अब मैंने आपको बताया था कि समुद्री जैव प्रौद्योगिकी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था समुद्री जैव प्रौद्योगिकी भी ब्लू इकोनॉमी का एक पार्ट माना जाता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि समुद्री जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है। तो समुद्र में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, ये तो आपको पता है कि समुद्र में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो इन जीवों के बारे में जैसे कि शैवाल पाया जाता है, समुद्री बैक्टीरिया है, मछलियाँ है, प्रवाल है, सीवीड है, स्पंज है, ये सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। अब इन जीवों का जो समुद्र में पाए जाते हैं, फिर वो समुद्री बैक्टीरिया हो या फिर सीवीड हो या फिर प्रवाल हो, कोई भी, इन समुद्री जीवों का उपयोग करके ऐसी उपयोगी उत्पाद को बनाना जैसे कि दवाएं, खाद्य पदार्थ, ऊर्जा और पर्यावरणीय समाधान का उत्पन्न करना, उसी को क्या बोलते हैं? मरीन बायोटेक्नोलॉजी, मतलब समुद्री जैव प्रौद्योगिकी। खाने की बात करें तो बहुत सारा सुपर फूड जो एनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो सुपर फूड के लिए इनको एक महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्यावरणीय समाधान का मतलब है कि आपने कभी सुना होगा कि जब समुद्र में परिवहन जो जहाज चलते हैं तो उनमें बहुत बार जो तेल का रिसाव हो जाता है, तो ये तेल समुद्री जीवों के लिए हानिकारक होता है। तो इन्हीं समुद्री जीवों के माध्यम से कुछ ऐसे जीव बना दिए जाते हैं जो बायो रेमिडिएशन का काम करते हैं, जो इस तेल को मतलब कि तेल का पाचन कर लेते हैं। उससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। क्या? पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। खाद्य पदार्थों के मतलब कि इन्हीं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाएं जैसे कि एंटी कैंसर, ओमेगा फैटी एसिड 3, उनका उत्पादन इन समुद्री संसाधनों से किया जा सकता है। तो उसी को समुद्री जैव प्रौद्योगिकी बोला जाता है। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी का मतलब है ऐसे जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं, उनका उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें बनाना, उन्हीं को मरीन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। फिर वो खाने की चीज़ हो, ऊर्जा से संबंधित चीज़ हो या फिर पर्यावरणीय समाधान हो, उन सबको समुद्री जैव प्रौद्योगिकी माना जाएगा। वर्तमान में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी का प्रचलन बढ़ रहा है और उनकी मांग भी बढ़ रही है। इसीलिए ये बहुत सारे लोगों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण संसाधन हो सकती, महत्वपूर्ण उपाय हो सकती है और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकती है। तो ऐसे में ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ की डेफिनेशन को ये डिफाइन करती है कि भाई समुद्री संसाधनों का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास, आय और रोजगार के लिए करना। तो ये समुद्री जैव प्रौद्योगिकी ब्लू इकोनॉमी के अनुरूप है और उनका विकास सतत तरीके से करके अपन इनको ब्लू इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के विकास से जोड़ सकते हैं। समुद्री तेल खनन,
समुद्री तल खनन, समुद्री तल खनन का मतलब कि डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग मैंने बताया कि समुद्र के तल पर ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो आज बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए भी और आने वाले अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, जैसे कोबाल्ट है, निकल है, ये समुद्री तल पर अवेलेबल है। ऐसे में वर्तमान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए ले लो या फिर चिप के लिए ले लो, इन पदार्थों की मांग बढ़ रही है, रेयर अर्थ मेटल की मांग बढ़ रही है। ऐसे में इन संसाधनों की खोज अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी है। तो भारत सरकार भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है जिसके माध्यम से समुद्री तल खनन के माध्यम से सरकार इन संसाधनों को प्राप्त कर सके, जैसे कि डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट, डीप सी माइनिंग। उसके अलावा सरकार ने एक समुद्री यान मिशन और इस मिशन के तहत कोई मानव ऐसी पनडुब्बी बनाई जाएगी जिसके माध्यम से कोई मानव 6000 मीटर, कितना 6000 मीटर की गहराई तक मानव युक्त पनडुब्बी समुद्र में जा सकेगी, जिससे वहाँ समुद्र की छानबीन की जा सकेगी और आगे के लिए भारत की प्रगति के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो डीप सी माइनिंग इसी के अनुरूप एक प्रोजेक्ट है और समुद्री यान मिशन इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जो ब्लू इकोनॉमी को साकार करने में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तटीय और क्रूज पर्यटन, मैंने ये भी बताया कि भारत की तटीय रेखा बहुत लंबी है और जो भारत का पश्चिमी घाट है ना, उसका तट है ना थोड़ा चौड़ा है। तो ऐसे में ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने गोवा का बीच सुना है, तो वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और वो क्रूज पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अर्थव्यवस्था और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। तो इसीलिए भारत के लिए ये जो ब्लू इकोनॉमी है एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का व्हीकल साबित हो सकती है अगर उनको बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए। आगे बढ़े तो जहाज निर्माण और जहाज पुनर्चक्रण। अब इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और पर्यटन हो या फिर व्यापार हो, जहाज एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग होगा अर्थव्यवस्था के लिए और समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए। तो भारत में इनको बढ़ाने के लिए और चूँकि जैसे जैसे समुद्री अर्थव्यवस्था का या फिर ब्लू इकोनॉमी का महत्व बढ़ेगा तो जहाज निर्माण और जहाज पुनर्चक्रण का भी महत्व बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी जहाज़ों की कि अगर आपको संसाधन को एक देश से दूसरे देश भेजना हो या फिर पर्यटन को बढ़ावा देना हो, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना हो या फिर नॉर्मल जहाज यात्रा को बढ़ावा देना हो, तो उसके लिए आपको बड़े डिमांड बढ़ेगी जहाज़ों की। तो ऐसे में जहाज निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग हो जाता है। अब उसके साथ साथ समुद्र विश्व के टोटल भूभाग के 71% भाग पर जल है, लेकिन फिर भी जल को एक स्कार्स रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि जो पीने योग्य जल है उसकी अवेलेबिलिटीज़ बहुत कम है। ऐसे में समुद्री जो जल है वो उसको लवणीय जल माना जाता है। तो समुद्र के जल का विलवणीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि एक बहुत खर्चीला तरीका है जिससे पानी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब समुद्री जो नॉर्मल संसाधन है जो धरती पर अवेलेबल है पीने योग्य जल, उसकी स्कार्सिटी समुद्री जल को प्योर करने के लिए डिमांड को बढ़ा रहा है। ऐसे में बहुत सारी सरकारें जो ये समुद्री जल है उसके विलवणीकरण के लिए प्रयास कर रही है। उसीलिए भारत सरकार ने भी लक्षद्वीप में एक ऐसा प्रोजेक्ट चालू किया है जिसके माध्यम से समुद्री जल का विलवणीकरण किया जा रहा है और लक्षद्वीप की सारी डिमांड उसी के माध्यम से पूरी की जा रही है, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और वर्तमान में भी बहुत सारी सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही है। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज़ अगर बहुत सारे आपके लिए बहुत सारी बेहतर चीज़ें लेके आ रही है तो उसके साथ जुड़ी चुनौतियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि समुद्री संसाधन अपनी अर्थव्यवस्था के लिए और मानव जीवन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। वर्तमान में बहुत सारी ऐसी गतिविधियों जो मानवीय गतिविधियां हैं उनके कारण इन समुद्री संसाधनों पर संकट बढ़ रहा है और इस संकट के कारण और तो अपन चुनौतियों को देखेंगे जो नीली अर्थव्यवस्था के ऊपर वर्तमान में विद्यमान है और नीली अर्थव्यवस्था के ऊपर एक संकट खड़ा कर सकती है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पर्यावरण क्षरण है।
पर्यावरण क्षरण का मतलब जो समुद्री संसाधनों के ओवर इस्तेमाल के कारण पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। तापमान में अत्यधिक वृद्धि के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के जल स्तर के कारण जो तटीय इलाके हैं वो डूब रहे हैं और बहुत सारे जो स्मॉल आइलैंड है वो उसके कारण डूब भी चुके, जो एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है, जो नीली अर्थव्यवस्था के समक्ष भी बहुत बड़ी चुनौती और उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है जिसको सुंदरवन कहा जाता है, वो समुद्र जलस्तर में वृद्धि के कारण हर वर्ष 8 वर्ग किलोमीटर लुप्त हो रहा है, जो एक बहुत बड़े संकट को दिखा रहा है कि हमारी गतिविधियां किस प्रकार हमारे समुद्री संसाधनों को प्रभावित कर रही है और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे तटीय इलाके किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, समुद्री मलबा बहुत सारी इंडस्ट्रीज या फिर खुद मानव जो वेस्टेज होते हैं उनको डायरेक्ट समुद्र में डाल देता है। न तो उनको प्योर किया जाता है, न उनको साफ किया जाता है, डायरेक्ट समुद्र में डाल दिया जाता है। इसके कारण समुद्र में रहने वाले जीव है ना, उनको भी नुकसान हो रहा है। साथ साथ में जो समुद्र है उनको नुकसान हो रहा है, समुद्र के जीव मर रहे हैं और बहुत सारे जीवों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक देखा गया है जो उनके विलुप्ति का कारण भी बन सकता है। तो इस दिशा में हमें बहुत कदम उठाने की ज़रूरत है। जो नीली अर्थव्यवस्था का अपन सपना देख रहे हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और ऐसी अपेक्षा है कि इसकी जो टोटल बोलते कि इसकी जो संभावना है ना कि ब्लू इकोनॉमी का अगर पूर्णतः उपयोग किया जाए तो ये 24 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर हो सकती है। लेकिन अगर यही संकट बना रहा, पर्यावरण परिवर्तन का यही संकट बना रहा, तो इस संसाधनों का उपयोग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इनसे उत्पन्न होने वाली आपदाएं हमारे लिए और नुकसानदायक हो सकती है। तो उसके लिए अपन को आर्थिक विकास और संरक्षण के बीच में संतुलन करना बहुत आवश्यक है। अभी अंडमान निकोबार में एक ऐसी ट्रांसशिपमेंट परियोजना चल रही है जो ग्रेट निकोबार द्वीप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना है। कौन सी? अंडमान निकोबार कौन सी परियोजना है? ग्रेट निकोबार द्वीप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना। इसके कारण बहुत सारे वहाँ पर लोग तो कम ही रहते हैं, लेकिन वनों की कटाई हो रही है और लोगों का भी विस्थापन हो रहा है और वहाँ पर उपस्थित प्रवाल भित्तियों को भी नुकसान हो रहा है, जो बताता है कि हमारी विकास परियोजनाएं पर्यावरण के साथ संतुलित नहीं है। तो अगर अपन को ब्लू इकोनॉमी का वास्तविक उपयोग करना है तो अपन को पर्यावरण के साथ संतुलन बिठा के वो विकास करना पड़ेगा, अन्यथा अपन उनकी संभावनाओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती भी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। आपने अगर हाउती रेबेलियंस के बारे में सुना होगा तो उन्होंने पिछले वर्ष 2024 में 2024 में उन्होंने बहुत सारी जो समुद्री परिवहन पे बहुत सारी डकैतियाँ की, जो परिवहन है उसकी सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके कारण ब्लू इकोनॉमी भी प्रभावित होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके इधर से शिप जा रहे उसके ऊपर डकैती या फिर लूट हो रही है तो ऑब्वियसली आप रास्ता बदलोगे, जिसके कारण आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, व्यापार भी प्रभावित होगा। तो समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती एक बहुत बड़ी चुनौती नीली अर्थव्यवस्था के ऊपर अवेलेबल है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा कि नीली अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ कौन कौन सी। उसके साथ साथ अपन ने ये भी देखा कि अपन को प्रयास करने होंगे इस संभावनाओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए। वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना वैश्विक सहयोग के समुद्र विश्व की टोटल जो पृथ्वी है उसका 71% भाग है। तो किसी एक देश के वश में नहीं है कि समुद्री संसाधनों को या फिर समुद्र को रेगुलेट किया जा सके, इसलिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। समुद्री डकैती को रोकने के लिए बड़ी शक्तियों को सामने आना चाहिए। तो यही था नीली अर्थव्यवस्था। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।